बुलेट ट्रेन परियोजना में बड़ी कामयाबी, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में ऐतिहासिक टनल ब्रेक थ्रू। ईसीएमएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की भी हुई घोषणा। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, झारखंड में आदिवासी समाज को खंडित करने की हो रही सुनियोजित साजिश। पेसा नियमावली को सार्वजनिक करने की सरकार से मांग। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी की कार्रवाई जारी, निलंबित आईएएस विनय चौबे की पत्नी के संस्थान में की छापेमारी, कर्मियों से कई घंटों चली पूछताछ। और रांची में चल रही महिला हॉकी इंडिया लीग में दिख रहा हॉकी का रोमांच। रांची रॉयल्स और सुरमा हॉकी क्लब के बीच आज होगा मुकाबला। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए नववर्ष पर एक प्रेरणादायक संदेश साझा किया है। उन्होंने अपने संदेश में लोगों से नए साल में दृढ़ संकल्प, उद्देश्य की स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने एक्स पर लिखा है कि मेरी कामना है कि आने वाले समय में आपको अपने हर प्रयास में सफलता मिले। उन्होंने कहा कि दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति से नए साल में आपके संकल्प की सिद्धि हो। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत स्वीकृत परियोजना की आज घोषणा की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस पहल से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दीर्घकालीन सोच के साथ चलती है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। Government approach. The DST department has also found its outreach in the universities and the lesser institutions, as I said, which were not getting the kind of funds that they often looked for, and they complained that the A degree, so-called A degree institutions got away with the bulk of funds. So you have the PERS program, which is also a unique one, the promotion of university research and scientific excellence, which is supporting universities, smaller education institutions across the country, also setting up incubators across. And very futuristically, the Vaibhav program, which somehow didn't find mention here, but this is an attempt to attract the Indian diaspora scientific scholars working abroad to come home, and we would facilitate projects for them. मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना ने आज महाराष्ट्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। पालघर में राज्य की पहली माउंटेन टनल का सफल ब्रेक थ्रू हुआ, जो 1.5 किलोमीटर लंबी है। इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी जुड़े। इस दौरान उन्होंने बुलेट ट्रेन से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की। बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव हुआ है। ये माइलस्टोन है माउंटेन टनल 5 का ब्रेक थ्रू। टोटल बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 7 टनल्स हैं, माउंटेन टनल्स, और एक अंडर सी टनल का। हमेशा एक बड़ा इसमें गाइडेंस ये था कि हमें नए काम करने का नया तरीका इससे सीखना है और क्वालिटी और टेक्नोलॉजी का एक नया पैरामीटर सेट करना है, एक नया पैमाना सेट करना है। इस प्रोजेक्ट की ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है। रांची रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अंतिम चरण पे है। इस वर्ष जल्द ही साउथ गेट यात्रियों के लिए पूरी तरह खुल जाएगा और प्लेटफॉर्म नंबर 6 से ट्रेनों का संचालन शुरू होगा। स्टेशन परिसर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जो यात्रियों के लिए आरामदेह होगा। स्टेशन परिसर से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राष्ट्र को गति देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार रेल सुविधाओं में लगातार विस्तार कर रही है। इसी के तहत राजधानी रांची के रेलवे स्टेशन परिसर में प्लेटफॉर्म नंबर 6 का भी कायाकल्प जारी है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो प्लेटफॉर्म है और इसके समीप जो पटरी है, वहाँ जनवरी माह से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। 447 करोड़ रुपए की राशि से एक भवन का निर्माण किया गया है। वहाँ
यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं की गई है और अत्याधुनिक तकनीक से ये भवन लैस होगा, जहां 12 टिकट काउंटर भी बनाए गए हैं। इसके अलावा फूड कोर्ट और एक साथ कई हजार यात्री यहां पर विश्राम कर सकेंगे। एक साथ करीब 35,000 यात्री इस रेलवे स्टेशन से यात्रा कर पाएंगे। वहीं कई अत्याधुनिक सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी, जो कि उन्हें स्टेशन परिसर में उपलब्ध होंगी। इसी के साथ फिलहाल कुछ काम बाकी है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि अतिरिक्त टिकट काउंटर की व्यवस्था की गई, जहां से टिकट काटे जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए भी। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि फरवरी माह में पूर्ण रूप में यह प्लेटफॉर्म बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ पे यात्री सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। राज्य के वित्त रहित इंटर कॉलेजों में समानुपात रूप से सीटों में बढ़ोतरी होगी। सीट बढ़ोतरी से पहले झारखंड एकेडमिक काउंसिल संबंधित संस्थान की आधारभूत संरचना की जांच करेगा और इसकी अनुमति देगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे 11वीं के वैसे विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, उनका भी अब पंजीयन हो सकेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर फिर एक बार निशाना साधा है। उन्होंने पैसा नियमावली को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कहा कि न्यायालय के दबाव में राज्य सरकार भले ही पैसा कानून लागू करने को मजबूर हुई हो, लेकिन आज भी उसे लेकर आदिवासी समाज को अंधेरे में रखने की कोशिश जारी है। पेसा की मूल भावना आदिवासी स्वशासन पर राज्य सरकार की कोई स्पष्टता नहीं है। श्री मरांडी ने राज्य में आदिवासी समाज को खंडित करने की सुनियोजित साजिश रची जा रही है। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज रांची को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में सुंदर विहार और शिव शक्ति नगर को जोड़ने वाले पथ के कलवर्ट निर्माण की आधारशिला रखी, जबकि वार्ड नंबर 6 में पीसीसी पथ का शिलान्यास किया। श्री सेठ नगरी प्रखंड के साहिर पंचायत में सांस्कृतिक मंच की भी बुनियाद रखी। इस दौरान उन्होंने निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि नए साल में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य की सभी स्वास्थ्य सेवाओं को एक डिजिटल सेवाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मरीजों के इलाज से जुड़ी हर जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। श्री अंसारी ने कहा कि राज्य के सदर अस्पताल के तर्ज पर राज्य के अन्य जिलों के सदर अस्पतालों का भी आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस में आवेदन के आधार पर पदाधिकारियों का चयन तय किया गया है। इस सिलसिले में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के लिए 156 जबकि महासचिव के लिए 321 आवेदन किए गए हैं। पिछले दिनों पार्टी के प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा था कि फरवरी महीने तक संगठन का गठन कर लिया जाएगा। इस कड़ी में कई अन्य पदों के लिए भी आवेदन मंगाए गए हैं और पार्टी कार्यालय में अब तक विभिन्न पदों के लिए 800 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी ने निलंबित आईएएस विनय चौबे की पत्नी के रांची स्थित एक संस्थान पर कल छापेमारी की। इस दौरान एसीबी की टीम ने वहां मौजूद कर्मचारियों से लंबी पूछताछ कर जानकारी हासिल की। जिस संस्थान में कल छापेमारी की गई वह संस्थान विनय चौबे की पत्नी और उनके भाई के नियंत्रण में है। एसीबी की टीम पूछताछ के बाद कई दस्तावेज भी जब्त कर अपने साथ ले गई है। दुनिया में जहां आर्थिक अनिश्चितताओं का माहौल है, वहीं भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। वैश्विक हालात और भारत की स्थिति। दुनिया इस वक्त आर्थिक उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। कहीं युद्ध का असर है तो कहीं वैश्विक व्यापार पर दबाव तो कहीं महंगाई की मार। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बीच भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है। आरबीआई की दिसंबर 2025 की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू मांग में तेजी, महंगाई पर नियंत्रण और मजबूत बैंकिंग व्यवस्था देश की आर्थिक रफ्तार को सहारा दे रही है। आरबीआई का आकलन साफ है, भारतीय वित्तीय प्रणाली स्थिर और भरोसेमंद बनी हुई है। बैंकिंग सिस्टम और एनपीए रिपोर्ट का सबसे मजबूत पक्ष है भारत की बैंकिंग प्रणाली। आरबीआई के मुताबिक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की वित्तीय स्थिति काफी सशक्त है।
बैंकों के पास पर्याप्त पूंजी और मजबूत नकदी है और ऋण गुणवत्ता में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। आरबीआई के स्ट्रेस टेस्ट बताते हैं कि बैंक कठिन हालात में भी संभावित नुकसान झेलने में सक्षम है। एनपीए के मोर्चे पर भी तस्वीर राहत भरी है। सितंबर 2025 में सकल एनपीए घटकर 2.1% रह गया, जो कई दशकों के निचले स्तर के करीब है। अनुकूल हालात में ये मार्च 2027 तक 1.9% तक आ सकता है। आर्थिक वृद्धि और आगे की राह। आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर भी भारत ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। वित्त वर्ष 2025-2026 की पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही, जबकि दूसरी तिमाही में ये बढ़कर 8.2% हो गई। इस तेज रफ्तार को निजी खपत और सरकार के पूंजीगत खर्च का मजबूत सहारा मिला है। आरबीआई के मुताबिक आगे भी आर्थिक संभावनाएं सकारात्मक बनी हुई हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था की ताकत। भारत की आर्थिक मजबूती की बड़ी वजह है उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था। दिसंबर में यूपीआई के जरिए 21.63 अरब ट्रांजैक्शन हुए, जो पिछले साल के मुकाबले 29% ज्यादा हैं। लेन देन की कुल राशि बढ़कर 27.97 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई, यानी रोजाना औसतन 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का डिजिटल भुगतान हुआ है। आज देश में 70 करोड़ से ज्यादा सक्रिय यूपीआई क्यूआर कोड हैं। किराना दुकानों से लेकर गांवों तक डिजिटल भुगतान आम बात हो चुका है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने शहर और गांव के बीच की दूरी को कम किया है और भारत को दुनिया के मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर देशों में शामिल किया है। अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और आरबीआई का निष्कर्ष साफ है। चुनौतियां भले ही मौजूद हैं, लेकिन भारत उनसे निपटने में पूरी तरह सक्षम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण से पहले मतदाता सूची की पैटर्नल मैपिंग का कार्य अब अंतिम चरण में है। राज्य में वर्तमान मतदाता सूची को 2003 की सूची से जोड़ने का कार्य 78% से अधिक पूरा हो चुका है। निर्वाचन आयोग की टीम 8 जनवरी को झारखंड का दौरा कर सकती है, जिसके बाद 10 फरवरी के आसपास विशेष गहन पुनरीक्षण की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के अनुसार इस मैपिंग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी पुनरीक्षण के दौरान योग्य मतदाताओं को कम से कम दस्तावेज जमा करना पड़े और प्रक्रिया त्रुटिहीन हो। धनबाद जिले के निरसा थाना क्षेत्र के बाजार के समीप फुटपाथ पर स्थित 1 दर्जन से अधिक दुकानों में कल देर रात भीषण आग लग गई। इससे 1 दर्जन से अधिक दुकानें जल गई। यह घटना शॉर्ट सर्किट की वजह से होने की आशंका जताई जा रही है। आग की सूचना मिलते ही डीवीसी मैथन, सीआईएसएफ फायर ब्रिगेड और एमपीएल की एक फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर पहुंची तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रभावित दुकानदारों ने घटना में लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान जताया है। भी है, पोल इस पे ध्यान नहीं देता। हम इसके लिए बार बार बोले भी हैं, आप लोगों के माध्यम से भी हम बोलते हैं कि पोल लगाइए, तार चेंज कीजिए, मगर तार भी चेंज नहीं किया जाता, जिसके कारण आज बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला था, मगर यहाँ के बड़ा बाबू के सहयोग से ये घटना टल गया। रांची में चल रही महिला हॉकी इंडिया लीग में इन दिनों हॉकी का रोमांच देखने को मिल रहा है। लीग चरण में आज रांची रॉयल्स और जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब के बीच मुकाबला होगा। उधर कल खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में रांची बंगाल टाइगर्स ने एसजी पाइपर्स को 4-3 से हरा दिया। निर्धारित समय तक मैच 3-3 की बराबरी पर रहा। बाद में शूटआउट में रांची बंगाल टाइगर्स ने एसजी पाइपर्स को हरा दिया। मुकाबला इतना रोमांचक रहा कि शूटआउट भी सडन डेथ तक पहुंच गया। राजधानी रांची में कल से कई राज्यों के न्यायाधीशों का जुटान हो रहा है। ऑल इंडिया जजेस बैडमिंटन टूर्नामेंट का कल रांची के खेलगांव स्थित ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इंडोर स्टेडियम में आगाज होगा। इस टूर्नामेंट में देश के 9 राज्यों के उच्च न्यायालयों के करीब 30 जज अपने खेल का प्रदर्शन करेंगे। इस टूर्नामेंट का उद्देश्य न्यायपालिका से जुड़े जज और अधिकारियों के बीच खेल भावना को विकसित करना और उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 2 जनवरी साल 1954 को भारत के 2 नागरिक पुरस्कारों की स्थापना हुई। इसकी स्थापना तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। इन पुरस्कारों में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न और पद्म विभूषण शामिल थे। बाद वाले पुरस्कारों में 3 वर्ग थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। लेकिन बाद में इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री कर दिया गया, जिन्हें जनवरी 1955 को राष्ट्रपति की अधिसूचना द्वारा जारी किया गया। इन नागरिक सम्मानों को विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल हैं। एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। साल 1954 में शुरू हुए भारत रत्न से नवाजे गए पहले 3 व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। भारत रत्न के लिए सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को भेजी जाती है। सरकार ने अब तक 48 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2014 में पहली बार सरकार ने खेल को भारत रत्न की श्रेणी में सम्मिलित किया। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न से नवाजे गए सबसे युवा और पहले खिलाड़ी हैं। राज्य में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल से रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में फिर शीतलहर चलने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। इससे कनकनी बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे के कारण रेल और हवाई सेवा पर भी प्रभाव पड़ा है। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। राज्य भर समेत रांची में अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में बदलाव होने की संभावना नहीं है। राजधानी रांची की बात करें तो 4 जनवरी से फिर कड़ाके का ठंड पड़ने का पूर्वानुमान है। न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री तक की कमी आएगी। वहीं शीतलहर चलने की भी संभावना जताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में रांची का अधिकतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो कि सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं गुमला सबसे अधिक ठंडा जिला माना जा रहा है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके अलावा अधिकांश जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। रामगढ़ जिले में भी सर्दी का सितम जारी है। पिछले कुछ दिनों से जिले में न सिर्फ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बल्कि सुबह और शाम घने कोहरे के साथ साथ शीतलहर का प्रकोप भी जारी है। बढ़ती ठंड को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से ठंड से बचने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इस बीच दर्जा प्राप्त मंत्री फागू बेसरा ने जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किया। कंबल पाकर जरूरतमंद भी खुश दिखे। सरकार के तरफ से जो गरीब लोग हैं, निडी लोग हैं, उनके बीच में गरम कपड़ा आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर हम लोग वितरण कर रहे हैं गरीब लोगों के बीच में। और हमको लगता है पूरे झारखंड में शीतलहर को देखते हुए हेमंत जी की सरकार ने गरीबों को कंबल वितरण करने का आदेश जारी किए हैं। तो कंबल मिला, ठंडा में हम लोग को थोड़ा राहत मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर उत्पाद शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी की अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया शुल्क 1 फरवरी 2026 से लागू होगा। तंबाकू, सिगरेट और पान मसाले से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य नुकसान को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। आगामी 1 फरवरी से तंबाकू और पान मसाले पर नया टैक्स लागू होगा, जिससे बीड़ी, सिगरेट और पान मसाले की कीमतें बढ़ेंगी। सरकार द्वारा कल जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर प्रति 1000 स्टिक पर 2050 रुपए से लेकर के 8500 रुपए तक का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया है। और ये शुल्क तंबाकू और इसी तरह के उत्पादों पर मौजूदा 40% जीएसटी के अतिरिक्त लगाया जाएगा। सरकार के फैसले के बाद तंबाकू कंपनियों के शेयरों में भी काफी गिरावट देखने को मिली। साथ ही आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा तंबाकू सेवन करने वाले देशों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 15 साल से अधिक उम्र के 25 करोड़ से ज्यादा लोग धूम्रपान करते हैं।
गढ़वा अपनी प्राकृतिक सुंदरता और सघन वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। जिले का 33% हिस्सा वनों से आच्छादित है, जहां प्रकृति ने अपना भरपूर प्यार लुटाया है। चट्टानों से टकराती नदी की लहरें और ऊंचाइयों से गिरता झरना सैलानियों को मंत्रमुग्ध करने के लिए काफ़ी है, लेकिन उचित प्रचार प्रसार के अभाव में यह आज भी गुमनाम है। गढ़वा का सिंजो गांव का धड़धड़िया झरना और भैंसा माना नदी का प्राकृतिक सौंदर्य किसी का भी मन मोह सकता है। आदिम जनजाति कोरवा बहुल इस क्षेत्र की सुंदरता कभी राजा राजवाड़ों को भी अपनी ओर खींचती थी, लेकिन आज यह स्थान केवल स्थानीय लोगों तक ही सीमित है। स्थानीय निवासी हिरावन कोरवा का मानना है कि यदि सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे तो आदिम जनजाति परिवारों को रोजगार मिलेगा और सैलानियों को एक नया पिकनिक स्पॉट। यह धड़धड़िया झरना है जो कि प्राकृतिक से सजा हुआ यह झरना है। लोग पहले समय में राजा लोग यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आते थे और बहुत से लोग अगल बगल के लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए, पिकनिक मना करके जाते हैं। और ये झारखंड का गढ़वा जिले में पड़ता है। प्रशासन भी अब इस अनछुए पर्यटन स्थल को मुख्य धारा से जोड़ने की योजना बना रहा है। रंका अनुमंडल पदाधिकारी रुद्र प्रताप सिंह ने कहा कि धड़धड़िया झरना और भैंसा माना नदी के विकास को लेकर वे उपायुक्त से वार्ता करेंगे। उनका मानना है कि क्षेत्र को पर्यटन मानचित्र पर लाने से स्थानीय आदिम जनजाति परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रंका प्रखंड के अंतर्गत सिंजो ग्राम अंतर्गत धड़धड़िया झरना और भयमान नदी एक बहुत ही पर्यटन स्थल के रूप में अच्छा जगह है और यह प्रकृति के गोद में है। और लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि लोग ये जो प्रकृति की जो सुंदरता है इसका लुत्फ उठाएं और इस संबंध में बहुत जल्द मैं उपायुक्त गढ़वा से अनुरोध करूंगा कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में चिन्हित करते हुए इसको विकसित किया जाए ताकि स्थानीय लोगों को इस समय रोजगार भी मिल सके। वहीं दूसरी ओर वन विभाग ने सुरक्षा को लेकर पर्यटकों को आगाह भी किया है। डीएफओ एवन बेनी अब्राहम ने अपील की है कि यह क्षेत्र घने जंगलों और जंगली जानवरों के विचरण का क्षेत्र है, इसलिए सैलानी पिकनिक मनाते समय सावधानी बरतें और गहरे जंगलों के भीतर जाने से बचें। न्यू ईयर के समय और ठंड के समय में काफ़ी लोग जंगल और जंगल के निकटतम क्षेत्रों में पिकनिक मनाने जाने का सूचना प्राप्त हुई है। लोगों से अपील की जाती है कि सावधानी बरते रहें और साथ ही साथ विभाग द्वारा जो जारी की जा रही अलर्ट को ध्यान देते हुए सतर्क रहिए। उम्मीद है कि सरकारी प्रयासों से जल्द ही धड़धड़िया झरना की गूंज पर्यटन के मानचित्र पर सुनाई देगी, जिससे गढ़वा के इस प्राकृतिक खजाने का दीदार पूरी दुनिया कर सकेगी। गढ़वा का यह अनछुआ सौंदर्य निश्चित रूप से संरक्षण और विकास का हकदार है। गढ़वा जिला का सिंजो गांव स्थित भैंसा माना नदी और धड़धड़िया झरना प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है। हरे भरे जंगल और पहाड़ियों के बीच में स्थित यह स्थान लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक बार जो पर्यटक यहाँ पर आ जाएं तो दोबारा यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करेंगे। अगर जिला प्रशासन यहाँ पे पर्यटन स्थल के रूप में इसे विकसित करती है तो निश्चित तौर पर सिंजो गांव में बसने वाले आदिम जनजाति के लोगों को रोजगार भी मुहैया हो सकती है। विजेंद्र तिवारी, डीडी न्यूज, गढ़वा। दूरदर्शन झारखंड पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD न्यूज़ झारखंड, फेसबुक पेज है DD न्यूज़ झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD न्यूज़ झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
बुलेट ट्रेन परियोजना में बड़ी कामयाबी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की मौजूदगी में ऐतिहासिक टनल ब्रेक थ्रू। ईसीएमएस के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की भी हुई घोषणा। बाबूलाल मरांडी का बड़ा आरोप, झारखंड में आदिवासी समाज को खंडित करने की हो रही सुनियोजित साजिश। पेसा नियमावली को सार्वजनिक करने की सरकार से मांग। आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी की कार्रवाई जारी। निलंबित आईएएस विनय चौबे की पत्नी के संस्थान में की छापेमारी। कर्मियों से कई घंटों चली पूछताछ। और रांची में चल रही महिला हॉकी इंडिया लीग में दिख रहा हॉकी का रोमांच। रांची रॉयल्स और सुरमा हॉकी क्लब के बीच आज होगा मुकाबला।